लेकिन ये एसआईपी है या इक्विटी एलोकेशन है, इसको एक डिसिप्लिन तरीके से देखना चाहिए और ये आपका पूरी एसेट एलोकेशन का एक हिस्सा है। ये स्टैंड अलोन नहीं होता है कि मार्केट में अभी मुझे पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है, उसके बेसिस पे मैं अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊँ या घटाऊँ। इस तरह का फिकल बिहेवियर जो है, वो आपको ज़्यादा हर्ट करेगा, ना कि आपके फाइनेंशियल गोल की तरफ बढ़ने में आपको मदद करेगा। क्योंकि मार्केट ब्रॉड हुआ, मार्केट साइकिल वाज ब्रॉड, सो ऑब्वियसली वैल्यूएशन इन द ब्रॉड मार्केट इज एक्चुअली नॉट remain very very attractive and while the market में सिलेक्ट नामों में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है और काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन अभी भी है, तो हो सकता है कि इट माइट हेल्प द मार्केट साइकिल विल नाउ नैरो अ लिटिल बिट एंड इट माइट हेल्प द फोकस स्ट्रेटजीज मोर। आपका रिस्क, आपका प्रोफाइल बना है इन्वेस्टर का, and within that where you stand, you are standing on the side of conservative. You want an equity exposure but you don't want a very you don't want to be seen to be or want to go through a very aggressive phase. Therefore those conservative buckets will help you. Now once you are more balanced and more long term etc, I think that is where the larger percentage of your diversified funds will come. बट एट द सेम टाइम देर इज अ प्लेस फॉर मिड एंड स्मॉल कैप, लेकिन गोल्ड का प्राइस फिर भी ऊपर जा रहा है, तो एक कोरिलेशन कोई समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा ये है कि वेदर इट इज़ एंटीडोट टू द ग्लोबल क्राइसिस। सो वो ऐसा है नहीं, बिकॉज गोल्ड इज स्ट्रॉन्गर फॉर when even the other asset classes also were doing well. So ऐसा नहीं कि it is moving in lockstep, it is actually quite correlated and sometimes it is uncorrelated. So उसको call out करना बहुत मुश्किल है। हेलो एवरीवन, आई एम नम्रता अरोरा। वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड की बात। म्यूचुअल फंड की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटी, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। और आज हमारे इस एपिसोड में वी हैव वेरी रिनाउंड पर्सनालिटी फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। आज हमारे साथ है मिस्टर सचिन रेलेकर। ही इज फ्रॉम एक्सिस म्यूचुअल फंड, जॉइंड एक्सिस म्यूचुअल फंड इन Jan 2024 as a senior equity fund manager. With extensive experience of over 2 decades, Sachin Relekar is responsible for managing the Axis Focus 25 fund and the Axis FlexiCap fund. Prior to joining Axis Mutual Fund, he was associated with Bandhan AMC from 2020 to 2024 and LIC Mutual Fund from 2012 till 2020. Prior to that, he was associated as a research analyst with Tata AMC. Mr. Sachin has an MMS in Finance from JBIMS and BE in Mechanical Engineering from KES College. Hello everyone, welcome back to Mutual Fund Ki Baat. I am Namrata Arora and welcome back to another show of Mutual Fund Ki Baat. तो आज हमारे इस एपिसोड में for the very first time we have Mr. Sachin Relekar, who is the fund manager at Axis Mutual Fund. तो ये हमें पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं. So Sachin, thank you so much for giving us your time. We are very excited to have you on our show today. So thank you so much for your time. थैंक यू, हमें यहाँ ये अवसर देने के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है, तो आज हम फोकस फंड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीक हमने लार्ज कैप फंड्स के बारे में डिस्कस किया था एंड आई एम श्योर आप सबको बहुत सारा इंसाइट्स मिला था। तो आज जो है फोकस फंड्स के बारे में बात करते हैं एंड लेट्स सी, वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस लाइंड अप फॉर मिस्टर सचिन, सो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल हैव अ वंडरफुल लर्निंग एक्सपीरियंस। तो सचिन जी, मेरा जो सबसे पहला सवाल है दैट इज ट्रूली अराउंड द मार्केट, राइट? आई मीन, हम इतना वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, अभी कितने महीने हो गए हैं, करेक्शन हुए जा रहा है, काफ़ी इन्वेस्टर्स टेंशन में हैं, विच आई एम श्योर यू आर अवेयर अबाउट। ये शायद इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट एक्विटी स्लम्प रहा है इन द लास्ट 3 डेकेड्स, जिससे ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन का हमने देखा है वेल्थ वाइप आउट हुआ इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। लेकिन काफ़ी स्टडीज़ हमें ये भी दिखाते हैं कि जो मोस्ट एक्विटी फंड कैटेगरीज जो होते हैं वो मार्केट क्रैश के बाद वापस ठीक हो जाते हैं। सो टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दिस कि अभी हम करेक्शन तो देख रहे हैं, बट व्हाट इज योर टेक कि आगे जाके क्या हम देखेंगे कि एक्विटी फंड्स या एक्विटी एज अ कैटेगरी वापस आ रही है? नहीं, आपने जो करेक्शन की बात की है वो बिल्कुल सही है। बहुत बड़ा करेक्शन हो रहा है और लंबे समय से हो भी रहा है, लेकिन थोड़ा अगर आप समय में पीछे जाएंगे और मार्केट का हिस्ट्री देखेंगे, बहुत सारे इन्वेस्टर नए से जुड़े हैं, इससे शायद उनको ये जानकारी नहीं होगी, लेकिन आप थोड़ा समय में पीछे जाएंगे, 2000 से देखेंगे आप, तो अलग अलग पीरियड में बहुत सारे करेक्शंस हुए हैं, काफ़ी स्टीप भी हुए हैं। जैसे 2007-8 सबके मन में होगा, वहाँ पे बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखा। उसके पहले .com बबल हुआ 2007-8, जहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस कहते हैं उसे, ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस। उसके वो बहुत ही स्टीप और परहैप्स इंडियन मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर भी बहुत
पहली बार इतने ज़ोरों से जुड़े हुए थे। तो वो एक बड़ा करेक्शन था जो सबको बहुत सारी सीख दे के गया। तो उसके बाद 2012-13 में थोड़ा इतना स्टीप नहीं था बट थोड़ा प्रोट्रैक्टेड था इन टर्म्स ऑफ द टाइम पीरियड, जहाँ पे करेंसी क्राइसिस इंडिया को लेके काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गई थी। फिर हमने डिमॉन में देखा, वो भी एक बहुत ही शैलो करेक्शन था। फिर उसके बाद सबसे लेटेस्ट था कोविड, जहाँ पे जो कि हेल्थ केयर क्राइसिस था, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस भी हुआ। बट वो सबसे समय का या टाइम पीरियड से देखेंगे तो सबसे शैलो था। मतलब 1 महीने के अंदर मार्केट करेक्ट होके वापस रिकवर भी हो गया। अब जो हम देख रहे हैं यहाँ पे बेसिकली ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी खराब हुई है या डोमेस्टिक इकोनॉमी आपको कहीं पे प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं। लेकिन हो ये रहा है कि 2024 और 25 के बीच में सबसे बड़ी जो 2-3 घटनाएं हुई, एक तो है कि पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा चेंज हुआ है और इंडिया में भी नई सरकार, वही सरकार वापस चुन के आई है स्टेट्स में और सेंटर में भी। तो एक अपेक्षा थी कि अब पॉलिसी में क्या चेंज होगा या कंटिन्यूटी क्या होगी, उसको लेके एक बाजार में थोड़े से नर्वसनेस था। और ग्लोबली जो इलेक्शन के इफेक्ट है, जो पूरा डेमोक्रेटिक पार्टीज प्रेसिडेंट है चेंज टू रिपब्लिकन पार्टी, और वहाँ पे पूरी इकोनॉमिक रिलेशनशिप को, जियो पॉलिटिकल जियो स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप को एक नए तरीके से देखने का कोशिश हो रहा है। और इसको लेके सारे इक्वेशंस को दोबारा से मार्केट में देख रहे हैं, या जो एफआईआईज का जो तरीका नज़रिया है इसको देखने का, वो भी एक प्रोसेस में से जा रहा है। आई थिंक करेक्शन में जब हम देखते हैं कि करेक्शन हो रहा है, वो तो सबको दिखता है, लेकिन करेक्शन के हर टाइम पे कॉन्टेक्स्ट अलग अलग होते हैं। जैसे 2007-8 में एक सब प्राइम क्राइसिस था और वहाँ पे बड़ी बड़ी बैंक्स का इशू हो गया। डिमॉन में हम सबको पता है कि पूरी तरह डोमेस्टिक ही इशू था। और फिर हमने देखा कोविड में ग्लोबल क्राइसिस हुई, और इसलिए वो क्राइसिस में कैसे कैसे बाद में रिकवरी भी हुआ, जैसे जैसे वो कारण का महत्व हटते गया जिनकी वजह से क्राइसिस हुए थे, वैसे वैसे यहाँ पे भी उसी तरह का एक पैटर्न रिपीट होगा, ऐसी अपेक्षा है। अब जो क्राइसिस हो रहा है, जैसे मैंने बोला कि पॉलिटिकल इक्वेशन, पॉलिटिकल सेटअप, एवरीथिंग हैज गॉन थ्रू अ बिग चेंज। तो उसमें जो जैसे टैरिफ की बात हो रही है या जियो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक या वॉर सिचुएशन के बारे में जो बात हो रही है, जैसे जैसे ये चीज़ें आगे जाके सेटल होगी, वैसे वैसे मार्केट को सर्टेनिटी नज़र आएगी, वैसे वैसे लोगों का जो इंसाइट है वो भी इम्पोर्टेंट बढ़ जाएगा, और आपको अर्निंग की भी विजिबिलिटी वापस से आ जाएगी। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो करेक्शन से पॉजिटिव एस्पेक्ट भी एक है, जो 2024 में फर्स्ट हाफ में, इनफैक्ट अप टू सितंबर ऑल्सो, एक था पुशबैक की वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं। अब मुझे लगता है बिकॉज ऑफ करेक्शन वो कोई इशू रहा नहीं। बहुत सी जगह पे वैल्यूएशन काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं। बहुत सारी जगह पे जो रिटेल पार्टिसिपेशन था, आई थिंक वो भी थोड़ा सा कम हो गया है। तो एक तो वैल्यूएशन का जो एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट का एंगल होता है वैल्यूएशन, वो आपकी फेवर में ज़रूर आना चालू हो गया है। अब बात रहती है अर्निंग विजिबिलिटी कैसे बढ़ेगी। तो जैसे मैंने बोला, जैसे जैसे मैक्रो रीजन साफ होते जाएंगे, वैसे वैसे उसमें भी विजिबिलिटी बढ़ेगी और फिर वो रिकवरी आएगी। Whether it will be sharp in terms of the time period or percentage, that we'll see. बट लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए जो आपको चाहिए रहता है कि इकोनॉमी में कंसिस्टेंट ग्रोथ हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो या पॉलिसी स्टेबिलिटी हो, वो सारी चीज़ें इंडिया में बिल्कुल प्रेजेंट है। तो मुझे लगता है कि एज ए इक्विटी आउटलुक उसमें कोई अंतर नहीं है, और वोलेटिलिटी इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एन इक्विटी एसेट क्लास, और अलग अलग रीजन से होते रहते हैं। ओके, सो विच मीन्स इन द लॉन्ग टर्म हमें हम देखेंगे कि एक्विटीज अच्छा ही करेंगे, एंड देन वी शुड नॉट वरी टू मच अबाउट दिस पर्टिकुलर करेक्शन एट दिस पॉइंट इन टाइम। या no we should, I mean I'm saying from a long term point of view, जो फंडामेंटल जरूरी है वो सारे वैसे के वैसे ही है। उसमें कोई अंतर नहीं है। ओके, सो सचिन, एक और चीज़ जो हम देखते हैं ना कि जब इन्वेस्टर्स पैनिक हो जाते हैं, say at times like these, तो क्या होता है कि उनका रिएक्शन अलग होता है डिपेंडिंग ऑन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इन्वेस्टर। कुछ इन्वेस्टर्स इसको अपॉर्चुनिटी की तरह मानते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स जो हैं डर के अपने इन्वेस्टमेंट्स को रोक देते हैं या पैसा निकाल लेते हैं।
तो ये एक बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है फ्रॉम द एसआईपी स्टॉपेज रेशियो। अगर हम एसआईपी का स्टॉपेज रेशियो देखिए, इट्स एट एन ऑल टाइम हाई ऑफ 122% इन फेब 2025। एंड ये ऑफ कोर्स क्योंकि इन्वेस्टर्स के में पैनिक काफी क्रिएट हुआ है। तो आप ऐसे इन्वेस्टर्स को क्या बोलना चाहेंगे जो शायद अपना एसआईपीज रोक रहे हैं बिकॉज ऑफ द करंट मार्केट कंडीशन? सेंटिमेंट पे असर होना बहुत नेचुरल सी बात है। लोगों के फाइनेंशियल एसेट्स को लेके इस तरह से सेंटिमेंट चेंज होना नेचुरल सी बात है। लेकिन ये एसआईपी है या इक्विटी एलोकेशन है, इसको एक डिसिप्लिन तरीके से देखना चाहिए और ये आपका पूरी एसेट एलोकेशन का एक हिस्सा है। ये स्टैंड अलोन नहीं होता है कि मार्केट में अभी मुझे पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है उसके बेसिस पे मैं अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊँ या घटाऊँ। इस तरह का फिकल बिहेवियर जो है वो आपको ज़्यादा हर्ट करेगा, ना कि आपके फाइनेंशियल गोल की तरफ बढ़ने में आपको मदद करेगा। आपको चाहिए जब आपके फाइनेंशियल गोल्स है उसके बेसिस पे आपको एसेट एलोकेशन करना होता है। उसके बाद आपका एसेट एलोकेशन आपके रिस्क एपेटाइट और रिस्क टेकिंग एबिलिटी पे भी निर्भर करता है। ये दोनों चीज़ें आपको साथ में रखनी चाहिए। जो आप सोच रहे हैं कि मैं इक्विटी एसेट एलोकेशन, ये एक हिस्सा है आपके पूरे एसेट एलोकेशन का। तो अगर आपका रिस्क टेकिंग एपेटाइट भी अच्छा है और आपका एबिलिटी भी ठीक ठाक है और आपका लंबे समय का होराइजन है या 5 साल के ऊपर का है, लंबे समय का होराइजन है, तो आपको इक्विटी एलोकेशन उसमें बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि मार्केट में आपको ज़्यादातर पॉजिटिव बातें सुनने मिल रही है या मार्केट भी लगातार अच्छे करते जा रहे हैं या खराब करते जा रहे हैं, उस बेसिस पे अगर आप आपका इक्विटी एलोकेशन ऊपर या नीचे करोगे तो आप कभी मतलब टाइम करने की कोशिश करना वर्सेस उसको टाइम देना, ये बहुत बार एक क्लीशे है, बहुत बार लोगों ने ये रिपीट किया है, लेकिन यही मैटर करता है। चीज़ों को सिंपल रखिए, आप आपका फाइनेंशियल गोल को मैप आउट कीजिए, उसके बैकवर्ड वर्क करके आपका आपका खुद का प्रोफाइल मैप कीजिए, उस हिसाब से आपका टोटल एसेट एलोकेशन बनाइए और उसमें अगर इक्विटी परसेंटेज शुड बी हायर देन कीप इट हायर, उसको बार बार चेंज मत कीजिए। और आपके जो बाकी एसेट एलोकेशन है, जैसे फिक्स्ड इनकम होगा किसी केस में या कोई अदर एसेट एलोकेशन जो पार्ट है, उसको भी आप पूरा डिसिप्लिन तरीके से रखिए। बिकॉज इक्विटी म्यूचुअल फंड आपका एक जरिया है जहाँ पे आप फाइनेंशियल गोल्स को आप उसके नज़दीक पहुँचने के कोशिश करने में यूज़ करते हैं। तो ये एक्चुअली उसको सही सोचने का तरीका है। अगर इसके साथ बार बार हम लोग मतलब फ्लक्चुएट करेंगे तो फिर आपके गोल के करीब पहुंचने की आपकी संभावना और कम हो जाएगी। I always believe, Sachin, कि as investors ना हम अपने पैसे को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। With others money we are very logical, but I think हमारे खुद के पैसे के साथ हम ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, because of which हम शायद ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो शायद हमारे पोर्टफोलियो के लिए सही ना हो। नहीं, ये सबको अफेक्ट करता है, मानता हूँ मैं। ऐसे नहीं है कि जो आपने कहा कि खुद के पैसे से लेके लोग इमोशनल होते हैं और वो नेचुरल भी है, लेकिन इसीलिए वो एसेट एलोकेशन का एक जो एडवाइस है उसको साथ में रखना चाहिए। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द थीम, राइट? तो आज हम फोकस फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सचिन, आप सबसे पहले हमारे इन्वेस्टर्स को बताइए कि फोकस फंड्स होते क्या हैं। लेट्स गो फ्रॉम द बेसिक्स, राइट? तो आप सबसे पहले फोकस फंड्स क्या होते हैं? बिल्कुल, फोकस फंड ऐसा एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। एक सबसे पहले तो बताता हूँ इसमें सामान्य चीज़ क्या है, जिसमें फिर हम जाते हैं उसकी इम्पोर्टेंट विशेषता या अलगता क्या है। सामान्य चीज़ ये है कि ये बाकी जो डाइवर्सिफाइड फंड होते हैं इसी तरह से एक फंड होता है। इसका भी बेंचमार्क वाइड ही होता है, मतलब जैसे हम यहाँ पे जो फोकस फंड मैनेज कर रहे हैं उसका बेंचमार्क BSE 500 है। जो BSE 500 बेंचमार्क हमारे फ्लेक्सी कैप फंड का भी है या हमारे ELSS स्कीम का भी है। जो कोई भी ओपन एंडेड इक्विटी डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में जो स्कीम होती है उसी तरह इसका बेंचमार्क होता है। तो ये फंड का भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसको इतना परसेंटेज मिड कैप में रखना है, इतना परसेंटेज लार्ज या स्मॉल में रखना है। ये डाइवर्सिफाइड फंड है। इट कैन अलोकेट एज पर द इन्वेस्टमेंट मेरिट ऑफ द कंपनीज विच आर देयर अवेलेबल टू इन्वेस्ट। सो एक बहुत सिंपल कैटेगरी है। अब फोकस फंड में होता है क्या है कि एक विशेषता जो मैं बता रहा हूँ कि इसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स पे रेस्ट्रिक्शन रहता है। इसमें जैसे हमारा फंड फोकस फंड में 30 स्टॉक्स का रेस्ट्रिक्शन है। सारे फोकस फंड में 30 स्टॉक्स के ऊपर आप नंबर ऑफ नाम नहीं ले सकते। कोई जगह पे हो सकता है कि आप उसकी लिमिट और कम रख दो, कोई 25 होगा, कोई 20 होगा,
जैसे ये यहाँ एक्सिस म्यूचुअल फंड अप टिल लास्ट मंथ ऑफ मई 2024 यहाँ पे भी हम लोग फोकस 25 करके उसको रन करते थे, जिसको हमने बढ़ा के फोकस 30 कर दिया। तो हो सकता है कि कोई म्यूचुअल फंड में वो फोकस 20 हो 25 हो, लेकिन 30 के ऊपर नहीं होते, नंबर ऑफ स्टॉक्स आपको 30 तक ही रखने पड़ते हैं। तो ये बस इतना ही डिफरेंस है इसमें, और कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक इसमें है नहीं। और बेसिकली फोकस फंड में इम्पोर्टेंट जो होता है मैनेजमेंट कैसे होता है या उसका डिप्लॉयमेंट कैसे होता है, तो उसका अपना अपना डिसिप्लिन है, हर एक का अपना अप्रोच है, हमारा भी एक अलग डिफरेंशिएटेड अप्रोच है। बट इसमें कोई आपको अलग से या ये कोई कैटेगरी फंड नहीं है, ये कोई थीमेटिक फंड नहीं है, ये प्रॉपर डाइवर्सिफाइड फंड है। और यहाँ पे सिंपल चीज़ आपको रखनी है याद कि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि इतना परसेंटेज मिड कैप में होगा, इतना परसेंट स्मॉल में होगा या लार्ज में। ओके, सो नाउ जब हम फोकस फंड्स की बात करते हैं, कैन वी से कि फोकस फंड इज अ फ्लेक्सी कैप फंड, लेकिन पोर्टफोलियो थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। फ्लेक्सी कैप में आपके नंबर ऑफ स्टॉक ज्यादा रहेंगे, इसमें आपकी 30 का रिस्ट्रिक्शन है। एक तरह वो कहने की बात है कि इसको कॉम्प्रेस फ्लेक्सी कैप भी कहते हैं। इसमें अलग अलग लोगों का अपना अपना समझ है, लेकिन मैं आपको अपनी तरीके से समझाऊंगा किस तरह हम फोकस फंड को देखते हैं। हालांकि इसका और फ्लेक्सी कैप का बेंचमार्क भी सेम है, लेकिन अप्रोच काफी डिफरेंट हो सकता है इसमें। सो हेल्प मी अंडरस्टैंड सचिन की हमने देखा है कि मोस्ट फोकस फंड्स में हमने देखा है कि लार्ज कैप का एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। नाउ फर्स्ट हेल्प मी अंडरस्टैंड ऐसा क्यों है, क्योंकि क्या हम ये बोलते हैं कि क्योंकि इसका पोर्टफोलियो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है तो फंड मैनेजर दे वांट टू टेक लेसर रिस्क, तो ज़्यादा स्टॉक्स लार्ज कैप के डाल दिए जिससे कि रिस्क कम हो गया, या फिर ऐसा क्यों होता है कि मोस्ट फोकस फंड्स में लार्ज कैप का एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा रहता है? नहीं, सो मैंने जैसे कहा कि इसमें कोई कैटेगरी का परसेंटेज डिफाइंड है नहीं कि आपको मिड कैप में इतना रखना है या लार्ज कैप में इतना रखना है। ये है डाइवर्सिफाइड फंड। अब उसमें सबसे पहला कोई भी फंड मैनेजर का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको आपके बेंचमार्क से बेटर करना है, बिकॉज यू आर एक्टिव फंड मैनेजर। तो आप देखेंगे आपका फंड का बेंचमार्क है BSE 500। जैसे आप देखा कि अगर उसका वेटेड एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देखेंगे फंड का बेंचमार्क का, तो उसमें भी आपको दिखेगा कि लार्ज कैप का फंड परफॉर्म वेटेज ज़्यादा है। तो फंड ऑल्सो ट्राई टू मैप दैट इज़ वन, कि मैं देख रहा हूँ कि मेरा लार्ज कैप बेंचमार्क में परसेंटेज है, मुझे बेंचमार्क से बेटर करना है, तो मुझे ऑब्वियसली वहाँ पे जो चुन के जो मैं अच्छी कंपनी लूँगा उसका वेट वो लार्ज कैप को कैलिब्रेट हो जाए। एक अप्रोच वो है। दूसरा अप्रोच ये है कि आप पूरे यूनिवर्स को देखते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 3-5 साल का जो व्यू है, उसमें आपको जो कंपनियां बेटर रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नजर आती है उसको आप उस तरह से एलोकेट करते जाते हैं। और ये हो सकता है कि इट माइट एंड अप बीइंग मोर एलोकेटेड टू लार्ज कैप। और आप देखेंगे कि जो फंड का रेस्ट्रिक्शन होता है या डिफाइंड परसेंटेज होता है, जैसे मल्टी कैप है जहाँ पे आपको मिनिमम 25% हर कैटेगरी को एलोकेट करना ही है। तो हुआ ये है कि अगर मुझे वो कंपल्शन नहीं है, या मेरा मिड कैप फंड नहीं या स्मॉल कैप फंड नहीं जहाँ पे मुझे फिक्स परसेंटेज सर्टेन कैटेगरी को एलोकेट करना है, तो जब तक लास्ट 2 साल में आप देख रहे थे मिड और स्मॉल कैप के वैल्यूएशन ज़्यादा थे, तो उसमें ये बेहतर था कि आप उसमें सिलेक्टिव रहे, ना कि उसमें ओवर एक्सपोज हो जाए। और लार्ज कैप के वैल्यूएशन आपको कंपेरेटिवली या इन्वेस्टमेंट केस लार्ज कैप का बेटर था, इसलिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट एलोकेशन भी उस तरफ झुक गया और सिलेक्टिव अप्रोच मिड और स्मॉल कैप में रहा। तो ये सब का परिणाम हो के आपको जो आज के कंपोजिशन दिख रहे हैं उसमें लार्ज कैप का कंपोजिशन थोड़ा ज़्यादा है वर्सेस मिड एंड स्मॉल कैप का कंपेयर टू अदर कैटेगरी फंड्स। तो ये बेसिकली इसका इफेक्ट या आउटकम है आपके इन्वेस्टमेंट के क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल थे और वर्सेस आपका बेंचमार्क का टिल्ट क्या है। ये दोनों का जो मिला के उसका जो सोल्यूशन निकलता है दैट इज व्हाट इज एक्चुअली। सो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा लार्ज कैप की तरफ झुका रहेगा। जैसे जैसे आप देखेंगे अपॉर्चुनिटीज विल बी मोर एंड मोर लुक्रेटिव इन मिड एंड स्मॉल कैप, वैसे वैसे वहाँ पे भी सिलेक्टिव तरीके से एलोकेशन होगा। और उसका बेसिकली देन that is the whole idea, right? The flexibility of not restricted to one category is what will actually drive these investment decisions. Okay. All right. Okay. So now, Sachin, क्योंकि आप you were already talking about your fund, so let's talk a little bit about the Axis Focused Fund. तो आप हमें ये बताइए कि Axis Focused Fund का investment strategy क्या है? So is there any specific investment style या फिर stock picking strategy क्या रहता है इस fund के लिए?
जी बिल्कुल। सो बेसिकली आप जानते ही होंगे, मतलब हम एक्सिस में जितनी बार कम्युनिकेट करते हैं, एक थोड़ा सा डिफरेंशिएशन भी हमने इतने सालों से बनाया हुआ है, और वो दो चीज़ों पे है। हम लोग बॉटम्स अप इन्वेस्टर्स हैं, दैट इज़ फर्स्ट। टॉप डाउन हम देखते हैं, लेकिन टॉप डाउन हम रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। बॉटम्स अप इन्वेस्टिंग हमारा फर्स्ट स्टेप है अप्रोच। उसमें हम लोग बॉटम्स अप में वी आर बेसिकली लुकिंग एट ग्रोथ एंड क्वालिटी ऑफ द कंपनीज, एंड ऑब्वियसली वी आर लाइक बेसिकली ऑल्सो लुकिंग एट व्हाट इज द रिस्क रिवॉर्ड, तो उसमें वैल्यूएशन भी देखते हैं। तो ये तीन चीज़ों पे हमारा एज अ फंड हाउस पूरा इन्वेस्टमेंट अप्रोच है। इसमें फोकस फंड में जब हम लोग करते हैं इसको स्ट्रक्चर, तो इसमें एक फिल्टर्ड अप्रोच है, और उसको तीन लेयर्स में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट लेयर हम लोग देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया, आपका पहला ऑब्जेक्टिव होता है यू शुड ट्राई एंड डू बेटर देन योर बेंचमार्क, और आपको एक एक्टिवली अल्फा उसके सामने बनाने का कोशिश करना होता है। तो हम लोग देखते हैं कि सेक्टर कंपोजिशन क्या है बेंचमार्क का वर्सेस हमारा। हम लोग देखते हैं कि अगर मुझे कोई सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा शार्प नेगेटिव या पॉजिटिव व्यू है, पहले तो हम उसको उस फिल्टर से देखेंगे कि कौन से सेक्टर में मुझे बहुत ही शार्पली नेगेटिव रहना है या अंडरवेट रहना है, या कौन सा सेक्टर में मैं इतना पॉजिटिव भी नहीं हूँ, लेकिन सेक्टर के डायनामिक्स इस तरह से है कि मैं उसका वेट में मुझे बने रहना पड़ेगा। तो अगर मुझे एक बार मैंने सेक्टर का फिल्टर क्लियर कर दिया, उसके बाद ऑब्वियसली इट क्रिएट्स एक्टिव वेट विद द सेक्टर्स। तो सर्टन सेक्टर्स में मैं ओवरवेट रहूँगा, सर्टन सेक्टर्स में मैं काफ़ी ज़्यादा अंडरवेट रहूँगा। तो दैट विल गिव मी द एक्टिव वेट्स, राइट? दैट इज हाउ माय फंड विल डिफर फ्रॉम द बेंचमार्क इटसेल्फ। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फिर आप जो एक्टिव वेट्स की वजह से जो आपके एक्सेस कैपिटल जो रिलीज होगा, उसको आप किस तरह से अलोकेट करेंगे इन डिफरेंट एंड इंडिविजुअल बॉटम्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जो आपको लगता है कि ये मार्केट से या उसके सेक्टर कंपैरिजन से एकदम डिफरेंशिएटेड कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग भी होगा, और बहुत ज़्यादा डेल्टा ऑफ द ग्रोथ भी होगा। एट द सेम टाइम उसके वैल्यूएशन भी बहुत जस्टिफाइबल है। तो ये आपको एक सिग्निफिकेंट या स्पेसिफिक परसेंटेज अपॉर्चुनिटीज देगा, जो हो सकता है 5 नामों में हो, 7 नामों में हो, लेकिन आप उस तरह से नाम या स्टॉक पिकिंग देखते रहोगे जो आपके बॉटम से फिल्टर में एकदम से फिट टू द टी होता है। तो ये आपका सेकंड फिल्टर है। थर्ड फिल्टर जो होता है आपका, थर्ड फिल्टर में यू लुक एट स्पेसिफिक निश अपॉर्चुनिटीज। नाउ दिस मे नॉट बी very discovered entities, but they might be niche companies, small companies, or small cap also. यहाँ पे हो सकता है कि आपका परसेंटेज एलोकेशन ज़्यादा ना हो, लेकिन दोज कंपनीज का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो, बिकॉज ऑफ द साइज यू मे नॉट एबल टू allocate more, and that is your third active bucket where you like to put some amount of capital from that. So this is the three pronged or three layered approach which we implement in our focus fund. और दूसरा ये होता है कि जैसे आपने भी कहा कि बिकॉज ये फंड फोकस फंड है, तो बिकॉज फोकस है तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन होना वो बाय डिफॉल्ट होता है। कॉन्सेंट्रेशन ब्रिंग्स रिस्क ऑल्सो, कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू आउट परफॉर्म ऑल्सो सिग्निफिकेंटली। और रिस्क का दूसरा ये होता है कि इट्स नॉट मतलब रिस्क को देखने के कई तरीके हैं, बट इसमें बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वोलेटिलिटी भी आ जाती है। तो आपको ये देखना है कि आप किस तरह वो कॉन्सेंट्रेशन बिल्ड करते हैं, स्पेशली द कॉन्सेंट्रेशन इन द कंपनीज विच आर नॉट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द बेंचमार्क। तो वहाँ पे हम लोग एक वेट का एक डिसिप्लिन रखते हैं जब भी हम लोग इस तरह से अलग से कंपनी या बॉटम्स अप अप्रोच से कोई कंपनी पिक करते हैं। तो ये कॉन्सेंट्रेशन पे भी एक हमारा डिसिप्लिन रहता है, एक मतलब एक कॉन्शियस एफर्ट रहता है कि कैसे हम इसको एक ही टाइप से या एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनाते। ओके, वंडरफुल, ऑलराइट। सो सचिन, हम ये डिस्कस कर रहे थे अबाउट SIP स्टॉपेज रेशियो, बट एक एम्पी का डेटा है विच ऑल्सो सेज कि काफ़ी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में हमने देखा है कि there's been about a 26% drop in inflows, right? So करीब 29,000 odd crores का drop हुआ है in terms of inflows. लेकिन हमने देखा है कि focus funds में जो है especially in the month of Feb ये बढ़ा है to almost about 65%. तो ऐसा क्यों है कि आज के टाइम में हम देख रहे हैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स फोकस फंड्स की तरफ जा रहे हैं? लाइक व्हाट कुड बी द रीजन कि इन जनरल इक्विटी का इन्फ्लोज कम हो रहा है लेकिन फोकस फंड्स में बढ़ रहा है? नहीं, एक्चुअली एक महीने का डेटा को इंटरप्रेट इतना शार्पली करना मुश्किल है, बिकॉज ये बहुत ही रिसेंट और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी डेटा नहीं है। लेकिन सो इसमें इतना मैं ज़्यादा आई विल नॉट रीड टू मच इनटू दिस राइट नाउ, बट यू विल सी कि 2020 में जब कोविड हुआ, उसके बाद से जब भी मार्केट हैज़ रैलीड एंड केम बैक फ्रॉम द बॉटम, तब से लेके पिछले साल उसके बाद के 3.5-4 साल तक मार्केट रैली बहुत ब्रॉड हुआ,
ठीक है, मतलब बीट स्मॉल कैप्स हैव आउट परफॉर्म द लार्ज कैप्स क्वाइट अ लॉट. In fact, the companies which are smaller actually has outperformed big time in terms of the performance versus the large cap. तो ये भी है कि मार्केट ब्रॉड हुआ, मार्केट साइकिल वाज ब्रॉड, सो ऑब्वियसली वैल्यूएशन इन द ब्रॉड मार्केट इज एक्चुअली नॉट रिमेन वेरी वेरी अट्रैक्टिव. एंड वाइल द मार्केट में सिलेक्ट नामों में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है और काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन अभी भी है. तो हो सकता है कि इट माइट हेल्प द मार्केट साइकिल विल नाउ नैरो अ लिटिल बिट and it might help the focus strategies more. So it can move that way, but I think that is too whether the investor is also sensing it and therefore the allocation pattern has changed, it's too early to say. थोड़ा हमें वेट करना चाहिए और देखना चाहिए. बट जैसा कि मैंने बोला कि एक्चुअली फोकस स्ट्रैटेजी as a method or a process of allocating equity or deploying equity is actually, I told you like how it has to be seen. It is a diversified fund. It just take a filtered approach, and if you can implement and execute it better, then I think even in a broad market cycle also it will give a very respectable performance. Okay. So जब हम बोलते हैं कि ये एक अच्छा डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है, सो डू यू थिंक, क्योंकि अगर हम एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखें, हम हमेशा बोलते हैं कि इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, आपका एक कोर पोर्टफोलियो होना चाहिए, एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो होना चाहिए. कोर पोर्टफोलियो इज मोर डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स. सैटेलाइट पोर्टफोलियो में शायद आप स्मॉल कैप्स, सेक्टरल फंड्स, यू नो, एंड द लाइक्स यू कैन पुट. सो हेल्प अस अंडरस्टैंड सचिन कि जो फोकस्ड फंड्स होते हैं वो क्या फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए अच्छे होते हैं? लाइक अगर एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, लाइक द फोकस फंड्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, डू यू थिंक वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए अच्छा माना जाता है? तो वो एक इन्वेस्टर, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर का कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा, और डू यू थिंक ये सैटेलाइट पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए? नहीं, सो बेसिकली ये है डाइवर्सिफाइड फंड. एंड जैसे कि मैंने बताया एक दो बार कि इसका मैंडेट कोई मार्केट कैपिटलाइजेशन बकेट की तरफ भी नहीं है, ना कोई सेक्टर की तरफ है. ये प्रॉपर डाइवर्सिफाइड फंड ही है विच ट्राई टू बिल्ड ऑन द एंटायर अपॉर्चुनिटी विच इज अवेलेबल. सो इट हैज टू बी पार्ट ऑफ योर डाइवर्सिफाइड फंड्स ओनली. देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट. नाउ विद इन डाइवर्सिफाइड आपको बहुत सारे चॉइसेस है. फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप ऑल्सो टू एन एक्सटेंट डाइवर्सिफाइड ही है. फोकस इज ऑल्सो देयर. सो if you take a holistic approach and look at this entire all these three opportunities, so यहाँ पे आपका actually वो core में ही आएगा आपके. whether first time investor के लिए चाहिए या somebody who is seasoned, आपको कोई भी fund में invest करने के लिए उसको समझना जरूरी है. There is no question about it. Even if you are allocating it to a flexi cap, which also I manage here, वहाँ पे भी आपको एक थोड़ा समय बिताना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसमें क्या आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा. तो ऐसा नहीं है कि आपको फोकस में इन्वेस्ट करने की वजह से आपका बहुत बड़ा, बिकॉज फोकस इज अ डाइवर्सिफाइड फंड. आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज. वंस यू से इट इज डाइवर्सिफाइड एंड इट कैन बी पार्ट ऑफ माई कोर, then actually most of the questions will get addressed. And then it's up to the individual कि whether मुझे concentration से थोड़ा volatility होगा, उससे थोड़ा comfort आएगा नहीं है. Because ultimately अगर आप 3 साल में देखेंगे या 3 साल या 5 साल में देखेंगे तो most of this volatility and all those parameters will not affect you as much in terms of where you are in terms of wealth creation. It's a matter of time horizon, not about the timing. Okay, fair enough. So you're saying कि it's dependent on the individual, but है diversified fund तो core portfolio का हिस्सा हो सकता है. हो सकता है. Alright, okay. So you know, जब भी हम किसी फंड को सेलेक्ट करते हैं ना सचिन, तो हम of course हम रिटर्न्स को देखते हैं, maybe fund manager pedigree, we look at a lot of aspects. आजकल जो है ना, आजकल बट इन जनरल आई थिंक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स भी काफ़ी देखा जाता है, चाहे हम शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, सॉर्टिनो रेशियो, सब रेशियोज को कंसिडर करें. आई नो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, बट बेसिकली रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स इज वन ऑफ द पैरामीटर्स जो हम देखते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस आई थिंक डाउनवर्ड कैप्चर रेशियो भी देखा जाता है. सो प्लीज़ हेल्प अस अंडरस्टैंड कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, डाउनवर्ड कैप्चर रेशियो, इन सब का फोकस्ड फंड्स में कितना इम्पोर्टेंस होता है? सभी फंड्स में होता है. बेसिकली ये सारे जो रेशियोज है, ये थोड़े अगर एक प्रॉपर टाइम पीरियड पे देखेंगे तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रिफ्लेक्ट होना शुरू होते हैं. मतलब ऐसा जब हम लोग एक्विटी डिप्लॉय करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आई हैव व्यू ऑन द वोलेटिलिटी ऑफ दैट नेम.
बट मुझे एक व्यू तो होता है कि इस बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कितना अर्निंग प्रेडिक्टेबिलिटी है, कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग कितना स्ट्रांग है, जिसकी वजह से इसके मल्टीपल्स बने रहेंगे या डीरेट होगा, और जितना वो कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन होता है कंपनी में, उतना उसके वेट एलोकेशन में भी वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इसका कोई साइंस नहीं है वन टू वन, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। तो मार्केट जब इस तरह से वोलेटाइल होता है, या मार्केट जब लंबे समय के लिए हम लोग देखते हैं, तो उसमें सारी चीज़ें होती है। जैसे अगर कोई कंपनी का कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग वीक है या अर्निंग स्टेबिलिटी कमज़ोर है, तो उस स्टॉक में ज़्यादा वोलेटिलिटी आ सकती है। मतलब दैट्स हाउ वन शुड थिंक अबाउट इट। एंड देन ऑब्वियसली दीज आर ऑल थिंग्स विल ऑल्सो रिफ्लेक्ट on your fund outcome and the risk adjusted pattern of the returns per se. So if you give a adequate time period, then all these things will come important. So it's not just about having a very high return for a fund. We also are, like, we call ourselves as responsible investors. That is one of the tag which you use. That responsible investing comes from the risk management, and that's where you're aware of that also. So all these things are actually one can assess only from the outcome of the fund, of course, but all that outcome is also determined by how you allocate to start with. But my only point is, all these data points also need to have a justifiable adequate time horizon to assess. If you assess some of these things on a very short time horizon, they will not actually give a meaningful understanding of it. Okay. So basically अगर मैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देख रही हूँ, तो मुझे कितने टाइम का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मुझे लगता है कि साइकिल होते हैं मिनिमम 3 साल तो आपको देखना चाहिए। तब आपको समझेगा कि इसका जो अल्फा क्रिएशन है एडजस्टेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इट, how meaningful it is, whether it is changing a lot or not. Sometimes I can have a very strong outperformance, but it can also be very it can also have very risky performance that way. So इसलिए वो 3 साल से ज़्यादा समय अगर हम लोग देंगे, तो बहुत सारी ये चीज़ें भी उसमें कैप्चर हो जाएगी। It's not a science. I'm just saying, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कि जहाँ पे आपको एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी साथ मिलाने चाहिए। तो ये सारे जो पैरामीटर्स है उनका एक है मीनिंग, बट ऐसा नहीं है कि इट सॉल्व्स ऑल योर 100% क्वेरीज। अंडरस्टूड, फेयर एनफ। ओके, सो जब हम फोकस फंड्स की बात करते हैं, कैन यू टेल अस कि कितना परसेंटेज एलोकेशन फोकस फंड्स का मेरे फंड में होना चाहिए, मेरे पोर्टफोलियो में होना चाहिए? Generally, I'll have multiple funds in my portfolio. Yeah. So मेरा the advice which we are telling people is, if let's say whatever is your asset allocation, and within that, let's say equity comes to, let's say 50, 60, 70, whatever. Let's equate 100, 50 to 100. Okay. So within that 100, in my view, 70% of your allocation should go into the diversified categories, if not more. Because the diversified categories anyway are giving you enough and more leeway in terms of taking advantage from different themes, different market, and selective approach to mid, small cap, everything comes in. Now within that, how much you should have focus versus flexi, I think I'll leave it open to the people, because for me both funds are important and I'm managing both. But within that, I think focus does deserve a place, because focus will give you better and sharper understanding as to what your portfolio is doing, how to look at it, everything will come. Because focus ultimately is a filtered thing of the entire approach of the fund house. Okay. So you also said, Sachin, कि जब हम फोकस फंड देखते हैं, हमने डिस्कस किया था कि इसमें लार्ज कैप का एलोकेशन ज़्यादा रहता है, बट लाइक यू सेड कि फोकस फंड जो है आपका मेन कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं। अब ELSS फंड्स हैं, फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, लार्ज कैप फंड्स हैं, इन सब में भी लार्ज कैप का एलोकेशन तो काफ़ी ज़्यादा रहता ही है। सो अगर मुझे अपना पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड करना है, जहाँ मैं चाहती हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो ओवरलैप बहुत ज़्यादा ना हो, राइट, क्योंकि मैंने लार्ज कैप में भी डाल दिया, फ्लेक्सी कैप में भी डाल दिया, फोकस में भी डाल दिया, तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो ओवरलैप होने वाला है, राइट। सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि क्या ये फोकस्ड फंड्स इन दो कैटेगरीज से ज़्यादा अलग हैं, विच इन माई ओपिनियन आई डोंट थिंक सो। तो फिर हमें कैसे अपना, जो आप बोल रहे थे 70% डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में डालिए, तो हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि पोर्टफोलियो ओवरलैप बहुत ज्यादा ना हो? नहीं, देखिए, इवन इक्विटी फंड्स आर ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे एक एंड पे मिलेगा आपको बहुत सारे कंजर्वेटिव फंड्स, करेक्ट। जैसे आप हाइब्रिड विल बी द मोस्ट कंजर्वेटिव इक्विटी फंड्स। उसके बाद आएंगे आपको लार्ज कैप, ठीक है। आपको एग्रेसिव जो आप समझते हैं
जैसे उस कॉन्टिनम में जाएंगे तो स्मॉल कैप्स एंड ऑल Small दोस थिंग्स विल caps. कम. सो वेयर यू आर ऑल्सो, सपोजिंग आपने एक आपका रिस्क आपका प्रोफाइल बनाया इन्वेस्टर का, and within that where you stand, you are standing on the side of conservative. You want an equity exposure, but you don't want a very you don't want to be seen to be or want to go through very aggressive phase. Therefore those conservative buckets will help. Now once you are more balanced and more long term etc, I think that is where the larger percentage of your diversified funds will come. But at the same time there is a place for mid and small cap, because आप देखेंगे again you go back to that long term risk adjusted return profile actually of 5 years, 7 years, 10 years. Mid cap actually also has a better risk adjusted return compared to small cap, compared to large cap. But there are phases within small caps that outperform significantly more. So you also want to keep some room open for that. And therefore, beyond 70%, you will actually find space for mid, small cap, as well as the thematics also. Thematics can be whatever 5-10% of your allocations, depending on where the policy focus is, where the economy cycles are happening, etc. So those are the ways to look at. So it's not about A versus B कि मुझे large cap चाहिए कितना, because again I'm saying go back to your overall profile of the investors itself, your own risk appetite, your time period for investing, and what kind of investor you are and what is your financial goal. So if you are a conservative investor, then I think more advisable to look into the buckets of hybrids as well as blue chip, some of these large cap. Once you are ahead of that, a little bit more improved profile than that, that is where the diversified comes in. And then of course it creates a room for some of the sharper portfolio allocations like thematic, mid, small cap, etc. Because those are also important things, and those also have very interesting aspects for equity allocations. ओके सो कैन वी से कि अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में अभी शुरू कर रहे हैं तो शायद थोड़ा हाइब्रिड्स में ज़्यादा देख लीजिए, लार्ज कैप्स में ज़्यादा देख लीजिए. अगर आप थोड़े एडवांस्ड हो चुके हैं तो मे बी यू शुड हैव गुड डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स इन योर पोर्टफोलियो. और अगर आप एडवांस्ड इन्वेस्टर्स हैं, मैच्योर्ड इन्वेस्टर हैं, तो आप स्मॉल कैप्स की तरफ भी जा सकते हैं. वुड दैट बी राइट? Yeah, I mean advanced as in one is like family return. Some form of experience with mutual Form of funds. experience, but somebody who has a 20-year horizon, I think he can actually. I mean, why should he allocate to? Wait. Yeah. I agree. So सचिन, अब मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछने वाली हूँ. ये मुझे बहुत पूछा जाता है, and I would want to get your perspective on this. अगर हम गोल्ड की बात करें, हम सबको पता है कि जब मार्केट्स करेक्ट होती हैं तो गोल्ड रेट बढ़ता है, और हमने देखा है क्लियरली हमें दिखता है कि हाउ गोल्ड एंड एक्विटीज हैव अ नेगेटिव कोरिलेशन, राइट? चाहे वो 2020 की बात करें, चाहे हम अभी देखें जहाँ गोल्ड ऑलमोस्ट 90,000 तक पहुँच चुका है. सो हेल्प अस अंडरस्टैंड. बहुत सारे इन्वेस्टर्स आई थिंक काफ़ी दुखी हैं कि शायद हम गोल्ड में ज़्यादा एलोकेशन करते तो अभी मुझे बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल रहे होते, राइट? सो लगता है कि गोल्ड भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है फ्रॉम अ डाइवर्सिफिकेशन परस्पेक्टिव, क्योंकि हमें अक्रॉस एसेट क्लासेस डाइवर्सिफाई करना चाहिए. सो टेल अस व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दिस कि गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए हमारे पोर्टफोलियो में, कैसे होना चाहिए, या फिर सही समय क्या है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के? तो आप थोड़ा गोल्ड के ऊपर हमें अपना पर्सपेक्टिव दीजिए सच. सो ये जैसे कि आपके लिए भी डिफिकल्ट है और इंटरेस्टिंग है, वो मेरे लिए भी उतना ही डिफिकल्ट और इंटरेस्टिंग है. सो डोंट होल्ड मी एज एन एक्सपर्ट ऑन दिस, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट फॉर श्योर. लेकिन आई जस्ट गिव यू ब्रॉड कि हो क्या रहा है, जो जितना मुझे समझ में आ रहा है. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम जस्ट गिविंग दैट डिस्क्लेमर वंस अगेन. Basically, overall volatility in the global financial markets is quite high, and there are a lot of noises which are made right or wrong. All those things are there, but globally, the central banks are buying more and more gold. Again, the prediction of their actions is beyond my capabilities and anybody's capabilities. So what happens if they stop buying further? Because ultimately जो प्राइस होता है वो इंक्रीमेंटल डिमांड और सप्लाई से होता है. अगर सेंट्रल बैंक्स ने अपना बाइंग कम कर दिया या बाइंग रोक दिया तो मुझे नहीं पता कि गोल्ड का क्या होगा. एक तो वो बात है. दूसरा ये है कि गोल्ड एज जो एक स्टैंडर्ड या जो ट्रेडिशनल ये था कि गोल्ड इज अ इन्फ्लेशन हेज. आप देखेंगे कि एक्चुअली इन्फ्लेशन तो दुनिया में कम हो रहा है, लेकिन गोल्ड का प्राइस फिर भी ऊपर जा रहा है. तो एक कोरिलेशन कोई समझ में नहीं आ रहा है.
दूसरा ये है कि वेदर इट इज़ एंटीडोट टू द ग्लोबल क्राइसिस. सो वो ऐसा है नहीं, बिकॉज गोल्ड इज स्ट्रॉन्गर फॉर when even the other asset classes also were doing well. So ऐसा नहीं कि it is moving in lockstep. It is actually quite correlated and sometimes it is uncorrelated. So उसको call out करना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो इतना सीधा साधा है नहीं जितना हम समझने की कोशिश करें. जैसे कि आप मुझे कोई कंपनी के बारे में पूछेंगे तो मैं बता दूंगा कि इसका क्या मैटर करेगा, and maybe I'll be right maybe at least 50% of the time, if not more. Matlab that much we can understand and maybe we can think about. There is some logic, but in this case, in case of gold, there are a number of factors which are playing out, और बहुत सारे factors contradictory भी हैं. तो because the insight इतना कम है उसमें, तो उस जब अपना इनसाइट कम होता है तो हमें कन्विक्शन भी कम दिखाना चाहिए. आई एम जस्ट रिलेटिंग इट टू दैट. व्हेन यू हैव मोर इनसाइट देन यू बी मोर कन्विंस्ड एंड देन शो योर कन्विक्शन इन वेट एलोकेशन. सो व्हेन द इनसाइट इज सो वीक, therefore the conviction also is so shallow. I think we should not be overexposed to that asset class. That much I will say. But can you be at least some percentage allocated? Yes, you can be. How much that is, I think I'll leave it to individual. But it is not a very high conviction idea, at least for me, and therefore I will be more just for me, let's say I'll not be more than 5% exposed to that asset class. But somebody who understands it better, because it has to be understood in context of lot of other things, so it's not a simple advice. It is subject to so many variables, and therefore it is complicated. So I will not get into the very complicated situation. I'll just remain more conservative, and my weight will reflect my lack of understanding. Sure. All right. So just last one or two questions before we end this. आई थिंक ये क्वेश्चन मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट सेक्टर्स, राइट. और जब आप भी बता रहे थे कि आप अपने फंड के लिए कैसे स्टॉक पिकिंग करते हैं, तो यू सेड यू फॉलो अ बॉटम अप अप्रोच, जहाँ पे पहले ये भी डिसाइड किया था कि कौन सा सेक्टर अच्छा करने वाला है, एंड देन बेस्ड ऑन दैट यू डिसाइड द स्टॉक्स. तो हेल्प अस अंडरस्टैंड सचिन कि आपको क्या लगता है कि शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो अच्छा करने वाले हैं. So when I say short term, let's say 2025, and long term, let's say at least 3 से 4 साल में, अगले 3 से 4 साल में ऐसे कौन से सेक्टर्स होंगे जिस पे शायद हम फोकस कर सकते हैं. एंड एट द सेम टाइम मैं एक स्पेसिफिक सेक्टर के बारे में आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे जो एक्विटी फंड्स होते हैं वो फाइनेंशियल्स में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं एज अ सेक्टर. सो ऐसा क्यों है? So help us understand your strategy. Sure. So on the long term basis, in terms of the sector, see, there are a number of things which are happening in the country right now. Okay, and I think as a country, if we do well, there are a number of things which will actually do well. So it's not just about one sector. Yeah. But I think we are very close. We have crossed that $2,000 per capita GDP. And we are quite meaningfully higher than that. Generally देखा है दुनिया में कि whenever this inflection point is crossed in the larger economies, etc., I think it also follows up with a very good cycle for the consumer discretionary. So consumer discretionary को लेके जितने भी segments हैं वो सारे अच्छे करने की उम्मीद है on a longer term basis. और GDP growth rate अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, बिकॉज अपना रिफॉर्म डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है. तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे जीडीपी में स्ट्रेंथ रहेगी, ये पर कैपिटल जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो और भी बढ़ेगा, या पर कैपिटल जीडीपी जो डॉलर्स में है वो और भी बढ़ेगा, एंड इट विल एक्चुअली अंडरपिन द कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टोरी अ लॉट. ना उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अर्बनाइजेशन इज़ द बिगेस्ट थिंग, राइट. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड वंस यू से अर्बनाइजेशन, उसके अराउंड बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे रियल इस्टेट हुआ, हॉस्पिटलिटी हुआ, टूर्स एंड ट्रैवल होगा, कंजम्पशन, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, all those things are there. So sector wise, the value which is available for the companies to capture in all these things will be quite high. That I think is, and lot of things that I've just touched upon, few like internet based companies, etc. All those are actually plays on this consumer discretionary only. So we look at it as a different segment, but the consumer discretionary is the main story here. How to ride that, etc., is basically look at from all these angles. Now within that sector, what you pick
as I said, key sector is one thing. Then you pick it from companies we invest is from the bottoms up point. So you look at the companies from your own filters, look at the capital allocation, look at ROCs, competitive positioning, earning visibility, all those things will come into the play, and then accordingly you build the portfolio. So now 3 to 4 year or beyond that also, I think this is one aspect which will closely monitor and will keep on studying and all that. ऑफ कोर्स जहाँ जहाँ पे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ेगा वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी घटेगी, वहाँ पे वैल्यूएशंस डिग्रेड भी हो सकते हैं, ये सारे रिस्क हमें याद रखने होंगे. बट मुझे लगता है पाई इज गोना एक्सपांड ओनली. Within that pie, what you want to position and where you want to position is, I told you, the broad filters for that. So I think that is what one should look at, and that is what one should be focused upon. That is actually the big story going forward. In terms of the short term, I think if you are asking me for as an equity fund manager, I think we should not discuss also that, because in the short term, hota ye hai ki it will add more distraction to you and it will defocus you on the longer term theme and what is actually material from that point of view. So I think we are not thinking about short terms in many cases, because as I said, it is actually आपको Distraction. नुकसानदायक ज़्यादा है, फायदेमंद कम है. तो स्पेशली आप अगर इक्विटी से सोच रहे हैं. थर्ड, आपका जो फाइनेंशियल सर्विसेज को एलोकेशन को लेके सवाल था, आई थिंक द डेप्थ ऑफ द सेक्टर इज आल्सो वेरी लार्ज. ओके, वी हैव वेरी लार्ज फाइनेंशियल सर्विसेज एंटिटी. विद इन दैट लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस आते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आती है, आपके एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं. सो बहुत सारे बिजनेसेस उसके अंदर आते हैं. तो बेसिकली अपॉर्चुनिटी सेट भी बहुत बड़ा है और बहुत सारी क्वालिटी कंपनीज भी है इसमें. सो इट्स अ गुड थिंग. आई मीन, एंड देयरफॉर वो ऑटोमेटिकली जब आप इन्वेस्टिंग फिल्टर करते हो तो ये अपॉर्चुनिटी आपको अपने आप ऊपर आ जाती है, तो वो थोड़ा नेचुरली सिलेक्ट हो जाती है कंपनीज. बट एंड बेसिकली इन्वेस्टिबिलिटी भी काफ़ी डीप है उसमें. सो ये सारे फैक्टर्स उसमें फ्लेवर करते हैं. बट आप देखें कि पोर्टफोलियो रिमेन्स डाइवर्सिफाइड. People are not only investing into financial services. There are a lot of other sectors also which actually are determinant of your portfolio performance. Okay, sure. Wonderful. Thank you so much. So just one last question, and I think हमने बहुत म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कस कर लिया. अब थोड़ा आपके बारे में डिस्कस करते हैं क्योंकि हमने आपको पहली बार बुलाया. तो सचिन, पहले आप ये बताइए कि what motivated you, inspired you to become a fund manager? मतलब कि आपका वो what was that point which said कि I think मुझे ये करना है अपने करियर में? And in your career, which is spanning so many years, right? I'm sure 2 से 3 decades. Help us understand कि आपने जो इतनी सारी मार्केट साइकिल्स देखी हैं, आपका सबसे बड़ा लर्निंग क्या रहा है फ्रॉम द इक्विटी मार्केट एज एन इन्वेस्टर? So what inspired me to become a fund manager? I think there are a lot of people who aspire to become a fund manager. I happen to be a lucky one, so I'm here. There are a number of smart people are there, and I think they're also doing enough good in terms of the investment management. So I think this is very exciting, very stimulating. I think the job is such that आपको बहुत सारी चीज़ों में खुद से इंटरेस्ट लेना पड़ता है, एंड वो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है. यू बेसिकली द जॉब इटसेल्फ pays for itself, as in the life becomes more interesting as a fund manager because you look at so many things, you read so many things, you travel, meet. I think that is also a reward of this job, and that keeps you very happy, excited. So that is what the motivation for this. And as I said, I'm fortunate. I'm managing here, and Axis is a great brand. So I consider myself to be quite lucky on that. In terms of my learning, I think there are a number of learnings. The evolution keeps on happening. Even still, we are learning. It's not stopping yet because the market surprises you so many times and things are there. I think the biggest learning is basically understand the risk more. Okay, it's very easy to start with when you're investing. You do feel like things are quite good, and therefore you're positive and you start allocating. But I think always think reverse. Whatever your argument is, try and reverse it and invert it rather. If you invert it and you still don't find flaw in that, then perhaps it is more sounder investment argument. But if you invert it and it is not actually making sense, I think then I think the flaws open up. So risk management is more important, and if you manage your risk, the things will be fine. And then I think because you are also lucky
to be part of an economic cycle or economy as such, which is actually going through a very strong growth phase. So where you are is very good place. You just have to manage it well, and for managing it well, you have to manage your risk well. Sure. Okay. Wonderful. Thank you so much, Sachin. I think honestly it was a wonderful conversation. I know कि हमने आपको पहली बार बुलाया, but I'm sure कि हम सब ने बहुत कुछ सीखा है आपसे. So thank you so much for your time, and we hope we can get you back again very soon. So thank you so much. Thank you. That was a wonderful conversation with Mr. Sachin. I'm sure आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा. तो आज के हमारे इस एपिसोड का थीम था Focused Funds. So let's just quickly summarize all the points that we've discussed in this episode. तो सबसे पहले हमने SIP stoppage ratio के बारे में Mr. Sachin के साथ डिस्कस किया because it's at an all-time high of 122% in Feb 2025. एंड ये ऑब्वियसली इसलिए हुआ है क्योंकि जो फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं वो पैनिक में हैं. तो मिस्टर सचिन सेज कि अगर आप पहली बार म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या अगर आप पहली बार ये मार्केट करेक्शन देख रहे हैं तो यू वुड बी इन पैनिक एंड इट्स अ वेरी नेचुरल रिएक्शन. लेकिन आपको स्टॉक मार्केट में यू शुड नॉट बी इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट बेस्ड ऑन पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी अराउंड यू. आपको स्टॉक मार्केट में अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए एंड यू शुड स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म. फिर हमने मिस्टर सचिन के साथ डिस्कस किया कि फोकस फंड्स होते क्या हैं. सो मिस्टर सचिन सेज कि जो फोकस फंड्स होते हैं उनमें मैक्सिमम 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है. लेकिन जो फोकस फंड्स होते हैं दे फ्री टू इन्वेस्ट अक्रॉस सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज, मार्केट कैप्स. फोकस फंड्स को आप एक कंप्रेस्ड फ्लेक्सी कैप फंड्स की जैसे मान सकते हैं. दे कुड हैव द सेम बेंचमार्क एज वेल, लेकिन उनकी अप्रोच अलग होती है. फिर हमने मिस्टर सचिन के साथ ये भी डिस्कस किया कि काफी फोकस फंड्स में देखा जाता है कि उनका काफी लार्ज कैप की तरफ टिल्ट रहता है. ऐसा क्यों है? तो मिस्टर सचिन सेज कि जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि जो उनका अंडरलाइंग बेंचमार्क होता है वो भी लार्ज कैप की तरफ ज्यादा टिल्टेड रहता है, जिसकी वजह से फंड्स भी ज्यादा लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं. He also says कि अगर हम recent past देखें तो मिड कैप या स्मॉल कैप्स काफी ओवरवैल्यूड थे एंड लार्ज कैप्स वर अवेलेबल एट लोअर वैल्यूएशंस, जिसकी वजह से हमने देखा कि काफी फोकस फंड्स ने लार्ज कैप्स में वैल्यूएशन की वजह से भी अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज करके उनमें इन्वेस्ट किया. फिर हमने मिस्टर सचिन से पूछा कि जो फोकस फंड्स होते हैं क्या उनमें फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो मिस्टर सचिन सेज कि आइडियली स्पीकिंग जो फोकस फंड्स हैं वो एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स हैं, विच मीन्स वो एक इन्वेस्टर के कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं. लेकिन जो फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं उनको फोकस फंड्स में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब वो फोकस फंड्स को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि फोकस फंड्स का जो पोर्टफोलियो है वो काफी कॉन्सेंट्रेटेड होता है, विच मीन्स यू शुड इन्वेस्ट इन दीज बेस्ड ऑन योर रिस्क टॉलरेंस. इन द लॉन्ग रन अगर देखा जाए तो फोकस फंड्स आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं. फिर हमने मिस्टर सचिन से पूछा कि एक इन्वेस्टर के इक्विटी पोर्टफोलियो में फोकस फंड्स का एलोकेशन कितना होना चाहिए. मिस्टर सचिन सेज कि आपका जो भी इक्विटी एलोकेशन है उसका 70% आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में डाल सकते हैं. अब जो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स हैं दे कुड बी फ्लेक्सी कैप फंड्स एंड फोकस फंड्स बेस्ड ऑन योर कंफर्ट लेवल. He also says कि फोकस फंड्स डिजर्व अ होल्डिंग इन वंस पोर्टफोलियो. अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तब आप लार्ज कैप फंड्स या हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका रिस्क टॉलरेंस थोड़ा ज़्यादा है तब आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, विच इंक्लूड्स फोकस फंड्स. फिर हमने मिस्टर सचिन से पूछा व्हाई डिड ही चूज टू बिकम एन इक्विटी फंड मैनेजर, एंड ही सेज कि एज एन इक्विटी फंड मैनेजर लाइफ काफी इंटरेस्टिंग रहती है बिकॉज जब वो स्टॉक मार्केट का हिस्सा होते हैं तो स्टॉक मार्केट टेंड्स टू सरप्राइज यू ऑल द टाइम एंड विच मेक्स लाइफ वेरी वेरी एक्साइटिंग. He also says कि उनका जो जॉब है उसमें उनको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ता है, and at the same time it's very exciting to be a part of a growing economy in a space like this. So that was about it in this particular episode. I do hope all of you had a wonderful learning experience. Thank you so much for watching this. Please do like this video, share it with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel, which is called Mutual Funds with Grow. Thank you so much. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.